हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, इसके पहले हम लोग सेट नंबर 5 पढ़े थे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में। अब इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 4 है हमारा, भाग 1। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने लोग पिछली वीडियो ना देखे हों जा करके देख लें, प्लेलिस्ट में देख लें। क्लास 10th की मैथ अनसाल्ट अग्रवाल का चल रहा है, ठीक है बेटा, जिसमें सेट नंबर 5, सेट नंबर 7, सेट नंबर 6 और ये सेट नंबर 5 आपका समाप्त हो गया है। आज हम लोग लेकर के आए हैं सेट नंबर 4। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए क्या है दिया है। पहला प्रश्न है सभी खंड कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। अब इसमें देखिए क्या है सभी खंड कीजिए में। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनका HCF 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, जिनका HCF 1 प्राप्त हो जाए। तो इसमें दिया है आपका पहला ऑप्शन दिया है 14 से 35, और अगले में दिया है 18, 25, और अगले में दिया है आपका 31, 91, 93 है, और अगले में है 32, 62। अब इसमें देखिए आप HCF ज्ञात करोगे तो 18, 25 एक ऐसा है, ऐसी दोनों संख्याएं हैं कि दोनों कॉमन से नहीं, अर्थात ये 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात इसमें सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म यही है। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है? जिनका HCF 1 हो जाए। पहला प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा इसमें दिया है, ये का नंबर खंड था जिसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब इसमें देखिए गा में क्या दिया है, एक बिंदु है, बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो बिंदु संबंधित है। इसमें देखिए अंतः विभाजित करता है, बिंदु संबंधित है। इसमें दिया है क्या दिया है आपको, 7, 3 और 4 दिया है, तो इस प्रथम चतुर्थांश में कहीं 3 और 4 रहा होगा। और इसमें दिया है 7 -6, अर्थात इसमें कहीं एक बिंदु रहा होगा 7 -6 का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर एक रेखा के माध्यम से हम मिलाएंगे दोनों को, तो आप विचार करिए, इसमें YH 4 है और इसमें YH कितना है, -6 है। अर्थात ये बिंदु कहाँ रहा होगा, किस चतुर्थांश में आएगा, इसका हमें ज्ञात करना 1:2 में। 1:2 अर्थात 1:2 में अगर ये विभाजित करेगी इस रेखा को, तो 7 -6 का मतलब ये रेखा थोड़ी बड़ी होगी। इस बिंदु पे 7 -6, क्योंकि YH पे -6, YH पे 4, यहाँ से ये -6 है और ये 4 है। तो अगर इसको 1:2 में हम लोग विभाजित करेंगे तो ये कहीं ना कहीं किस चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि -6 4 से बड़ा है, इसलिए। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसमें 4th में क्या आ जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। इसी प्रकार ये भी समाप्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। अर्थात इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। ये वृत्त कैसा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त 13 सेंटीमीटर, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से ये 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद ये कह रहा है इस पर स्पर्श रेखा, अर्थात यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, और यहाँ से ये कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो सोचो ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्यों? क्योंकि स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप ज्ञात करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। वैसे ये प्रश्न जो है आपका वृत्त का है, ठीक है, और 30% सिलेबस के तहत इसको क्या कर दिया गया है, लेस कर दिया गया है।
इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद वाला अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका घ नंबर प्रश्न। इसमें देखिए क्या दिया है। इसमें दिया है x tan 45 अंश और cos 60 अंश इज इक्वल टू साइन 60 अंश और इंटू काट 60 अंश। इसमें दिया है x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। x इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और cos 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos 60 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। sin 60 अंश की वैल्यू √3/2 होती है। और काट 60 अंश की वैल्यू, ठीक है, काट 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है 1/√3। अब इसमें देखिए आप थोड़ा सा हल करोगे, √3 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। यही मान ज्ञात करना था, यही है आपका आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए। tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1, cos 60 अंश की 1/2, sin 60 अंश की √3/2 और काट 60 अंश की 1/√3। √3 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दिया है एक कार के 2 वाइपर हैं। एक कार के 2 वाइपर हैं। वाइपर क्या होता है, जो आगे बरसात के मौसम में आगे लगा होता है, कार में, 4 व्हीलर में, किसी भी गाड़ी में आगे लगा होता है, ठीक है, पानी साफ करने के लिए। ये देखिए एक कार में 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते और मतलब एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। प्रत्येक वाइपर के पत्ती पर की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है और इसमें थीटा की वैल्यू दिया है। इस प्रश्न में आपको थीटा की वैल्यू दिया है 120 अंश, ये 120 अंश। और त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब इसमें कह रहा है ये 120 अंश के कोण तक घूम सकता है पत्ती की प्रत्येक फुहार द्वारा साफ हुआ क्षेत्रफल। अर्थात इसमें इसी टाइप की कुछ पत्ती है हमारी, ठीक है, वाइपर है। ये ऐसे ऐसे करके इसको साफ कर रहा है। 2 वाइपर लगे हैं, एक इधर से कहीं से लगा है, दोनों साइड से, ठीक है, इधर से वाइपर ऐसे ऐसे करके साफ कर रहा है। अर्थात दोनों वाइपर का जो क्षेत्रफल होगा, दोनों वाइपर का क्षेत्रफल आप ज्ञात करिए तो क्या हो जाएगा 2। और एक वाइपर का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 2 वाइपर का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr²। यही सूत्र होता है। थीटा की वैल्यू 120 अंश दिया है और ये 360, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर त्रिज्या दिया है, आर ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कैंसिल करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 3 बार में, ठीक है, 3 बार। और ये 22/7 को आप पाई रहने दो, ठीक है, क्योंकि कैंसिल होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2πr²/3, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 4 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार, अर्थात ये प्रायिकता का प्रश्न है। प्रायिकता का प्रश्न बाहर है अब की बार। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें दिया है सभी खंड कीजिए, ठीक है, सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात एक त्रिभुज आप बनाइए, इसमें दिया है इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये है इसके मध्य बिंदु क्या है, डी और ई है, दिया है मध्य बिंदु। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो सोचो AD
ये इज इक्वल टू होगा किसके, बी डी के, क्योंकि मध्य बिंदु है। और ए ई इज इक्वल टू होगा किसके, ई सी के। क्यों होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है, दिया है, मध्य बिंदु दिया है। अब इसमें देखिए अगर ये मध्य बिंदु है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात लें ए डी बटे बी डी, ये इक्वल होगा ए ई बटे ई सी के होगा। अगर ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है और कोण ए दोनों में क्या है, कॉमन है, तब ये क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन हो जाता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक कोण दोनों में इक्वल है, तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसमें कह रहा है तीसरी भुजा के समांतर, तब बता सकते हैं ये तो हो गया संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये भुजा इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, अर्थात बी सी समांतर है किसके, डी के। बस यही सिद्ध करना था आपको, ये आपकी प्रमेय है, ठीक है, इति सिद्धम। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है दूसरे का ख नंबर प्रश्न। इसमें क्या दिया है, दिया है सेक 4 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा चलिए देखते हैं, दूसरे का ख नंबर प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, दिया है सेक 4 थीटा, सेक 4 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 20। अब इसमें देखिए कह रहा है जहां 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात 4 थीटा ये एक न्यून कोण है, अर्थात सेक 4 थीटा इज इक्वल टू कोसेक, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात ये हो गया सेक 4 थीटा इज इक्वल टू सेक, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 90 और ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110 माइनस थीटा। अब देखिए दोनों पक्ष से सेक सेक है तो ये हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू, अगर ये इक्वल है तो इनके थीटा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों थीटा क्या होना चाहिए, समान। ये हो जाएगा 110 माइनस थीटा, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 110, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 बटे 5, कैंसिल करेंगे कितनी बार, 22 बार, थीटा का मान क्या आ गया 22 अंश, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसके बाद वाला, ये देखिए आपका मेंसुरेशन का प्रश्न आ गया है। मेंसुरेशन का प्रश्न नहीं है, क्षेत्रफल का है, वृत्त के क्षेत्रफल का, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी मिटा देते हैं इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया है 4 वृत्त बने हैं आपके, ठीक है। इसी प्रकार 4 वृत्त बने हैं और ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। नाम है ABCD और हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब देखिए क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, टोटल हम लोग ABCD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो अगर डायरेक्ट निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे, पूरे वर्ग में से क्या घटा दें, इतना क्षेत्रफल घटा दें। ये क्या है, एक क्या है, त्रिज्यखंड है, ठीक है, त्रिज्यखंड है, या इसको हम लोग चतुर्थांश कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 और ये क्या है, चतुर्थांश, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 से गुणा कर दे रहे हैं, चारों का निकल जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा कितना है 7 इतना है, और ये 7 कुल मिला के कितना है 14, और 14 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 196, -4
और 1/4 का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर करेंगे तो आर कितना है 7 × 7, तो त्रिज्या टोटल कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 196, 22 7 154 होता है, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अर्थात ये क्षेत्रफल है तो 42 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। ये भी प्रश्न इसी प्रकार आपका समाप्त हो जाता है। दूसरे का घ नंबर, चलिए दूसरे का घ नंबर जो आपका प्रश्न है वो प्रायिकता का प्रश्न है। ठीक है, एक थैले में से 5 लाल गेंद, ठीक है, और प्रायिकता का प्रश्न अब की बार सिलेबस में है नहीं, बाहर है, तो वो करना नहीं हमें। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दिया है इसमें सभी खंड कीजिए, अर्थात तीसरा नंबर प्रश्न, सभी खंड कीजिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि प्रमेय संख्या, अर्थात इसमें दिया है प्रमेय संख्या 129/2 × 5/7 × 7/5 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव। अर्थात इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको बताना है। जैसे लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब ये है कि गुणा करा के आपको भाग नहीं करना है। ठीक है, तब देखिए आप क्या करोगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं इसमें, जानते हैं हम लोग कि किसी भी संख्या में यदि इसका हर 2m × 5n के रूप का है, के रूप का हो, तो वो क्या होता है शांत होता है। अन्यथा अगर इसके रूप का नहीं है तो वो क्या होता है अशांत आवर्ती फलन। तो इसमें लिख देंगे इसका हर 2m × 5n के रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए ये क्या है, इसलिए अशांत, इसीलिए ये क्या है अशांत आवर्ती फलन है। ये क्या है अशांत आवर्ती फलन है या अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे का ख नंबर है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, हमें निकालना है, शून्य ज्ञात करना है और उसके बीच शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है ये ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न दिया है x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। अर्थात इसके पहले शून्य आप निकालिए। ठीक है, शून्य देखिए कैसे निकालते हैं, इसको तोड़िए आप, किस में तोड़ दें +4 और +3 में इसको तोड़ दें। ठीक है, 4 3 7 होता है, 4 3 12, x लगा के ब्रैकेट्स बंद कर दें। ठीक है, अब ये देखिए एक बार इतना = 0 तो क्या हो जाएगा -4 और यहाँ से 0 हो जाएगा तो x बराबर -3। अर्थात दोनों शून्य का आ गए हमारे पास। अब ये कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए आप, संबंध, इनके बीच क्या संबंध होता है ये दर्शाइए। अर्थात एक बार आप क्या करिए, शून्यकों का योग करिए। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, और यहाँ से दोनों शून्य का योग करेंगे -4 और +-3, ये क्या हो जाएगा टोटल दोनों जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा -7, और -b कितना है यहाँ से -7, a कितना है 1 है, तो ये क्या हो गया -7, यही संबंध स्थापित करना था। ये योगफल का है
और यहाँ आप शून्यकों के गुणनफल का भी संबंध दर्शाना है, का गुणनफल। अब इसका गुणनफल क्या होता है शून्यक का, c/a, और शून्यक का गुणनफल क्या होता है, यहाँ से दोनों का गुणनफल करेंगे -4 × -3, और यहाँ से गुणनफल क्या होता है 12, c क्या है 12 है और a कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और 12, अर्थात यही संबंध है, यही संबंध हमें स्थापित करना था इस प्रश्न में। ठीक है, यह भी प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं, तीसरे का ग नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा दें। चलिए इसके बाद वाला अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है, अगले प्रश्न में दिया है, तीसरे का ग नंबर प्रश्न है, क्या बिंदु एक त्रिभुज दिया है, इसमें आपसे संबंध पूछ रहा है, a का मान दिया है 3, 2, ये a है, और इसमें दिया है b का मान -2 -3 दिया है, और अगला है c का मान दिया है 2, 3। ठीक है, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज बनाता है या नहीं ये चेक करना है हमें। ठीक है, ये b है, तो पहले इनके बीच इनके भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लें। ठीक है, ज्ञात हो जाएगा इसी प्रकार। ए बी आप ज्ञात करेंगे तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है x1 - x2, तो x1 - x2 अर्थात 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, 2 माइनस -3, तो क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात 2 + 3 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा 5 और ये 5, टोटल क्या हो जाएगा 25 और ये 25, टोटल हो जाएगा ये आपका √50। ठीक है, ए बी निकल गया आपका, बी सी आप निकालिए, बी सी आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x1 - x2 अर्थात -2 - 2 करेंगे क्या हो जाएगा -4 और वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस -3 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, और -6 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √52। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग ए सी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 - 3 क्या हो जाएगा -1, और -1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, अर्थात √2 हो गया हमारा। ठीक है, 2 हो गया। अब इसमें देखिए आप सबसे बड़ी भुजा कौन है हमारी, ठीक है, सबसे बड़ी कौन है, ये है। अब देखिए इसमें एक संबंध हम लोग जानते हैं, अगर इनका वर्ग करें अर्थात BC का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर करते हैं, अर्थात AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, इसका वर्ग कितना हो जाएगा √52 का वर्ग करोगे आप, और ये कितना √50 का वर्ग, और ये प्लस √2 का वर्ग, ये देखिए कितना हो जाएगा 52, और ये क्या हो जाएगा 50 और ये 2, अर्थात 52 बराबर है 52 के। तो ये क्या हो गया पाइथागोरस प्रमेय अगर इस पर लागू हो गई, अगर ये पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गई इस पर, तो ये त्रिभुज कौन सा है, एक कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तीसरे का घ नंबर प्रश्न है, इसमें चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें। इसका घ नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। 20 सेंटीमीटर गहरा और 7 सेंटीमीटर व्यास का एक कुआं है, ऐसे करके एक कुआं है आपका, और इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर गहरा, ये कितना गहरा है 20 सेंटीमीटर
गहरा है, ये 20 मीटर गहरा है और इसमें 7 सेंटीमीटर व्यास है, 7 सेंटीमीटर 7 मीटर व्यास है। उसके बाद एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुणे 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से जो खोदी गई मिट्टी है वो निकलती है, उससे क्या बनाया जाता है? चबूतरा। अब देखिए, जो इसी से खोदी गई अगर मिट्टी है तो यहाँ से कितनी मिट्टी निकाली गई ये पहले निकालिए, और उसी मिट्टी से क्या बनाया जाता है? आपका चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे का क्षेत्रफल और निकली मिट्टी का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया जाता है। तो ये क्या है? किस आकार का है? तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और ये बराबर होगा किसके? चबूतरे के आयतन के। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 7 बटे, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, और ये आर स्क्वायर होता है तो 7/2, 7/2, और ये कितना है? 20 है। और ये चबूतरे का आयतन, और चबूतरा किस आकार का होगा? देखिए, उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। जो चबूतरा बनेगा वो किस आकार का बनेगा? घनाभ के आकार का। और घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH होता है। तो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 22, चौड़ाई दिया गया है 14, और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। देखिए 22 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस 7 से कैंसिल हो गया, 7 दूना 14 हो गया, और इससे कट कर देंगे आप 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, और इसे कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, अर्थात H = कितना है? 5/2 मीटर ऊंचा होगा चबूतरा। इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। ये वीडियो भी यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और लगे रहिए। ये सेट नंबर 4 का भाग 1 है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें ये भाग 2 रहेगा, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक चर्चा किए हैं। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 से मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगे रहिए।